20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे हुए गए क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें कि इसमें जो 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना, मार्ले मिंटो सुधार, होम रूल सोसाइटी, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन शामिल हैं। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? यहाँ सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली या नवाब सलीमुल्लाह खान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक फूट को जन्म दे दिया था। तो सांप्रदायिक फूट तो जन्म दे दिया, उसके बाद क्या हुआ? जब बंगाल विभाजन की घोषणा के तत्काल बाद, यानी कि 1 अक्टूबर को, ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई, उसके बाद 1 अक्टूबर 1906 को, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला। तो इस शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में राजनीतिक महत्व, सैनिक सेवा और मुसलमानों की विगत राजनीतिक गौरव की ऐतिहासिक स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए एक विशेष स्थिति की मांग की गई। तो तत्पश्चात मिंटो ने क्या काम किया? मिंटो ने बोला ठीक है, उन्होंने भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया कि एक संप्रदाय के रूप में मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी। अब आगे क्या हुआ कि इससे पहले लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खान, इनको हबीबुल्लाह भी बोला जाता है, ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका वर्तमान में बांग्लादेश में है, ढाका में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। तो किसने किया? नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है। अब इस लीग का जो इस संगठन का उद्देश्य था, इस संगठन का क्या उद्देश्य था? इस संगठन का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार के प्रति, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना या ईमानदारी बढ़ाना। अगला जो उद्देश्य है वो मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना है। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए हुए अन्य संप्रदाय, ठीक है, अन्य संप्रदाय के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। लेकिन संयोगवश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रभाव बढ़ता हुआ गया, तो उनको प्रभाव को बढ़ते हुए खंडित करने या तोड़ने के लिए इस संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दूर रहिए, ठीक है। अब इसमें आपको ये बता दें कि इसका जो मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय बनाया गया था वो लखनऊ में बनाया गया था, ठीक है। इसमें सलीमुल्लाह खान, आगा खान, मोहसिन उल मुल्क थे। अब जो आगा खान थे, आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो इसलिए यहाँ पर हमारा यहाँ जो क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। कहाँ पे की थी? ढाका में की थी। ढाका कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में है, तो बांग्लादेश में है। कब किया था? 1906 ईस्वी में, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में ईमानदारी बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए हुए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। लेकिन संयोगवश क्या हुआ? संयोगवश जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव बढ़ रहे थे, उनको तोड़ने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया था। ये मूल मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। किस बात के लिए प्रार्थना की? अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने चर्चा किया है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग की। देखिए 1 अक्टूबर, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ आपको, 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, उस समय एक वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला गए। तो शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए
विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि उनके राजनैतिक अधिकारों और हितों की रक्षा भारत में की जाएगी। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन। देखिए, सन 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। आगा खान की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। आप लोग जानते हैं जैसा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, लखनऊ में था। अब लंदन शाखा में किसने स्थापित किया था, सैयद अमीर अली, यानी कि अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन में एक शाखा स्थापित की गई। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर अली की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, या फिर प्रांतीय स्वायत्तता। देखिए, उस समय एक वायसराय थे, उनका नाम लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो भारत के जो वायसराय थे उस समय, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, और जो भारत सचिव थे वो मार्ले थे, जॉन मार्ले। ठीक, इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहा गया। सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कौन? यही भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। मार्ले मिंटो सुधार या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 का जो सबसे बड़ा दोष था वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। गांधी जी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनकी शक्ति में भी वृद्धि की गई। कांग्रेस ने इन सुधारों का 1909 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन हुआ, वहां पर कड़ा विरोध किया, जबकि मुसलमानों ने इसका समर्थन किया। ठीक, तो हमारा जो भी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले, ठीक है, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, बम्बई, पटना, या फिर लखनऊ। ठीक है, देखिए जो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। कहाँ पे थी? कलकत्ता में थी। तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन वो कब आए थे? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ठीक, के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई और औपचारिक रूप से 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। तो यहाँ ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले की जो भारत की राजधानी थी वो क्या थी? कलकत्ता था। इसलिए हमारा ए ऑप्शन से जाएगा कलकत्ता। अगला है, देखिए छठा क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे शामिल नहीं था। मास्टर अमीरचंद, भगवती चरण बोहरा, भाई बाल मुकुंद, या फिर अवध बिहारी। देखिए हार्डिंग बम बेसिकली दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। कैसे? दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त या दोषी बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद शामिल थे, यानी कि भी शामिल थे, दीनानाथ शामिल थे, भाई बाल मुकुंद भी शामिल थे, अवध बिहारी भी शामिल थे, बलराज भैला, बसंत कुमार भी शामिल थे
और इन सबको गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों के लिए कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। लेकिन इसमें जो बी ऑप्शन है, भगवती चरण बोरा, इस बम कांड में शामिल नहीं थे। इसलिए हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भगवती चरण बोरा हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। 7वां है, देखिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनिवेशन लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू ने या फिर AC मजुमदार ने। हम इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में ही समझाएंगे। देखिए सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया, ठीक है। अब ये विभाजन कब चला? 1916 ईस्वी तक कब चला। इस बीच जहां एक ओर सरकार आतंकवादी कार्रवाइयों को कुचलने में लगी रही, वहीं मार्ले मिंटो सुधारों से हिंदू और मुसलमानों के मतभेद की खाई गहरी हो गई। 1915 ईस्वी में उदारवादी नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को पुनः कांग्रेस के एक मंच पर लाने का प्रयास किया। 1916 ईस्वी में, ठीक है, 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार या AC मजुमदार ने की थी। ठीक है, किसने? AC मजुमदार या अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। आगे भी है इसमें कुछ, जैसे बालकन युद्ध हुआ था। बालकन युद्ध में क्या हुआ कि बालकन युद्ध हुआ। बालकन युद्ध के बाद भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से रुष्ट हो गए, यानी कि नाराज हो गए। 1915 ईस्वी में अपने वार्षिक अधिवेशन बम्बई में मुस्लिम लीग ने अन्य संप्रदायों के परामर्श से राजनीतिक सुधारों की एक योजना बनाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। इनमें अनेक कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। इसी अधिवेशन में लीग और कांग्रेस ने एक ही स्थान और एक ही समय पर अपने अगले वार्षिक अधिवेशन को आयोजित करने का निर्णय लिया। तो दिसंबर 1916 को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया। इन दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में समझौता किया। यही समझौता बाद में लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है। ठीक, देखिए 8वां क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तिलक ने, गोखले ने, एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए वर्ष 1916 में, ठीक है, वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी, 2 दृष्टियों से याद किया जाता है। पहला, उग्रवादियों ने जिन्हें 9 वर्ष पूर्व यानी कि 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, का कांग्रेस में पुनः प्रवेश किया गया। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 1907 ईस्वी में उग्रवादियों को यानी कि जो गरम दल थे उनको क्या हुआ? कांग्रेस से निकाल दिया गया था। लेकिन इस अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। दूसरा क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए 2 में है तिलक ने और एनी बेसेंट ने। लेकिन जब दोनों ऑप्शन हो तो यहाँ पर तिलक आंसर सही हो जाएगा। मान लीजिए तिलक ऑप्शन में नहीं है तो एनी बेसेंट ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे, अगर तिलक और एनी बेसेंट भी ऑप्शन में रहेंगे तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ही आंसर सही होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तिलक ने। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, पृथकतावादी आंदोलन
या इनमें से कोई नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914। अब यहाँ पे देखिए जो स्वदेशी आंदोलन है एवं बहिष्कार आंदोलन ये 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन के समय में। अब होम रूल जो आंदोलन है वो 1916 में हुआ था। तो इसलिए हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो होम रूल आंदोलन होगा। देखिए होम रूल यानी होम रूल का एक आयरलैंड का शब्द है, ठीक है। होम रूल जो है एक आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ होता है गृह शासन। तो सर्वप्रथम होम रूल की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड के एक नेता थे रेडमांड, उनके नेतृत्व में स्थापित की गई थी। कहाँ पे, यानी नियमनी वो आयरलैंड में स्थापित की गई थी। जब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त था उस समय भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक, कौन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर देश में राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन प्रदान करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। आता आगे चलकर अप्रैल में, यानी कि अप्रैल 1916 ईस्वी में, ठीक है, अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने, कौन, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में, कहाँ पे, पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। और उसके 5 महीने बाद सितंबर में, कब, सितंबर में, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में, कहाँ पर, मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, होम रूल आंदोलन। अगला है, देखिए 10वां क्वेश्चन है एनिवेशन। कथन है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने की उत्तरदायी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। यहाँ पर कथन है, आप ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक सही है, 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, फिर या 1, 2 और 3 सही है। तो हम कथन पे वापस चलते हैं। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल उत्तरदायी थी। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट उत्तरदायी थी, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन, पहला कथन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में, कब, सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। आगे जो अगला है, दूसरा कथन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, बिल्कुल थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। अमेरिका में मैडम ब्लाटस्की तथा कर्नल अलकाट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी, इसलिए हमारा दूसरा कथन भी सही है। और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पे खोला गया था? मद्रास अडयार में खोला गया था। और जो तीसरा कथन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनाई गई थी, बिल्कुल ये भी सही है। कलकत्ता अधिवेशन के 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो इसलिए हमारा तीनों कथन सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामा है 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? यहाँ पर आप देखिए, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए, होम रूल लीग
अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में, कब? अप्रैल 1916 में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कहाँ पे किया था? पुणे में किया था। और सितंबर 1916 में, ठीक है, सितंबर 1916 में किसने किया था? वो एनी बेसेंट ने किया था। कहाँ पे किया था? मद्रास में किया था। तिलक होम रूल लीग, तिलक की जो होम रूल लीग थी वो कर्नाटक, बम्बई को छोड़कर, यहाँ पे मैंने बम्बई बोल दिया, बम्बई को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे आई। लीग का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 ईस्वी में, कब? अप्रैल 1920 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम बदलकर स्वराज्य सभा रख दिया। क्या रख दिया? स्वराज्य सभा रख दिया। तो इसलिए 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रखा? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने रखा। कौन रखा? महात्मा गांधी ने रखा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है। अगला है 12वां क्वेश्चन, देखिए। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर या फिर इंडियन ओपिनियन। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था, ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। यह जो अखबार था गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। वर्ष 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के या फिर दार्शनिक अराजकतावाद के? तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को, खुद को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावाद। अगला क्वेश्चन है, देखिए 14वां है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता या आत्म विलीनीकरण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, गांधी जी की दृष्टि में जो अहिंसा का अर्थ था वो सत्य की प्राप्ति का रास्ता था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को, किसको? सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार कराने का प्रयत्न करे या कोशिश करे। अगला है 15वां क्वेश्चन है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? बहिष्कार, धरना, उपवास या हड़ताल? यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, हड़ताल। ठीक है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान हड़ताल को प्राप्त था। ठीक, अगला देखिए 16वां क्वेश्चन है, गांधी जी की एक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पर है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, या डी है,
सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का जो उद्देश्य था वो शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना है। तो इसलिए यहाँ पर जो कथन सही नहीं है, वो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है। क्यों? यहाँ देखिए कथन में यहाँ ऑप्शन दिया गया सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, लेकिन इनका जो उद्देश्य था, सत्याग्रही का जो उद्देश्य था वो शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उनके हृदय परिवर्तन करना है, शत्रुओं के हृदय को परिवर्तन करना है। इनका जो मुख्य उद्देश्य था यही था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 17वां क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम, यहाँ दम लिखा गया है, ये क्रूरतम रूप है तो गरीबी का अस्थायित्व, गोवध या फिर मानव हत्या या महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गरीबी का अस्थायित्व। ठीक है। अगला है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या फिर लूप। देखिए गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु जो सर्वोत्तम उपाय बताया था वो सेल्फ कंट्रोल बताया था, यानी कि आत्मनियंत्रण बताया था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन से जाएगा आत्मनियंत्रण। अगला क्वेश्चन है 19वां है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो आपको बता दें कि गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 साल की उम्र में 1893 ईस्वी को, ठीक है, 1893 ईस्वी को अफ्रीका गए। किस लिए गए? एक गुजराती व्यापारी थे, उनका नाम दादा अब्दुल्ला था, उनका मुकदमा लड़ने के लिए वे डरबन अफ्रीका गए। वह जनवरी 1915 में भारत लौट कर आए। कब आए? 1915 ईस्वी में भारत लौट के आए। तो 21 साल तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। अगला क्वेश्चन है 20वां है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग या फिर पीटर मारिट्सबर्ग या डरबन या फिर प्रिटोरिया। देखिए दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी को नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन से जाएगा पीटर मारिट्सबर्ग। दोस्तों आज का क्वेश्चन कैसा रहा है? वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।